नमस्कार, मैं हिमांशु कोठारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। फाइनेंस फॉर्मूला में हम आपके लिए फिर एक एपिसोड के साथ आ चुके हैं। आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। आज हम इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन की बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है अभय चंडालिया जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभय चंडालिया जी शेयर समाधान के को फाउंडर हैं और ये सीए भी हैं, साथ में इन्होंने सीएस भी कर रखी है। तो अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके बाद में उसको कैसे प्रोटेक्ट करे वो। देखिए, हम जिंदगी भर कमाते हैं, सपने बुनते हैं, सपने पूरे हों, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, बिजनेस है, तो निवेश के पैसे को बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से कमाना ज़रूरी है, उसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी के अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है, कब किसके साथ में क्या हो जाए। फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, इंसिडेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अभी कोरोना जो गया, उसमें आप देखिए बहुत सारे अपने ने, हम लोगों ने अपनों को खोया। मैंने अपनी माता को खोया, मैंने अपने दोस्त को खोया, बचपन के दोस्त को भी खोया, उसके पिताजी को, बाप बेटे दोनों एक साथ चले गए। लेकिन क्या वो जाते समय, हॉस्पिटल जाते समय ये बता के गए कि मैं वापस नहीं आऊँगा? हाँ। और मेरे निवेश यहाँ रखे हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर पाते और वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कभी उनके साथ भी हो सकता है। अच्छा, होता यही है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जी। और इन्वेस्टमेंट की जानकारी कई बार हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। Yes. हमारे परिवार वालों को भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमारे जाने के बाद में वो जानकारी परिवार वालों को मिलनी ज़रूरी हो जाती है। Yes. तो सर, इस केस में कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को बचा के रखें और आगे वाले लोगों को भी उसकी जानकारी हो सके, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं सबको, जनता को यही सलाह दूंगा कि अपने निवेश के कागज की फोटोकॉपी एक और जगह पे जरूर रखें। अच्छा। एक, अगर आप डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कई बार ऑनलाइन आजकल सब चल रहा है, आप पीपीएफ अकाउंट भी नया अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी भी ऑनलाइन हो जाती है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, सब डिजिटल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका प्रिंट आउट लेकर के भी जरूर से घर में भी रखना चाहिए। अच्छा। और साथ में अपने परिवार को भी देना चाहिए। अब आपके परिवार में अगर आप कुंवारे हैं तो माता पिता को दे के रखें, भाई बहन को देखें, शादी हो गई है तो पत्नी को भी बता के रखें, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को भी बता के रखें। और एक फोटोकॉपी मैं ये सलाह दूंगा कि अपना परिवार का कोई सदस्य जो हमारे घर में हमारे साथ नहीं रहता हो, उसको भी दे के रखें। अच्छा। कारण के कि इन केस अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या उस घर में आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया किसी भी रीजन से, तो सारे डॉक्यूमेंट बर्बाद हो सकते हैं। तो दो जगह पे एक घटना एक साथ नहीं होती है, तो आपको उस समय वह बचाव देगा। अच्छा सर, हमने परिवार वालों को भी अपने डॉक्यूमेंट दे दिए इन्वेस्टमेंट के, जानने वालों को भी दे दिए, रिश्तेदार जो हमारे करीबी हैं उनको भी दे दिए, लेकिन अगर किसी ने ये सब कुछ नहीं किया है, अचानक से कोई अनहोनी हो जाती है, फायर हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में क्या करें लोग? देखिए, उस केस के अंदर में खोजना पड़ेगा अपने को। जो परिवार के बचे हुए लोग हैं, हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा। हम उनसे पूछते हैं कि भाई जो व्यक्ति आज नहीं है वो क्या करते थे, कहाँ जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, उनका अकाउंट्स का कौन देखता था, उनकी आईटीआर कौन बनाता था, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन था। ऑफिस में फिर अगर उनके दोस्तों से भी बात करते हैं कि भाई आप लोग जब कभी निवेश करते थे तो आपका एडवाइजर आपके यहाँ पे कौन आता था, हो सकता है उसके थ्रू निवेश किया हो। अच्छा। या दोस्तों के थ्रू भी कई बार हम पूछते हैं कि भाई जो क्लोज सर्कल होता है, जो घर पे बराबर आता जाता है, तो उसकी जानकारी परिवार को होती है कि भाई ये दोस्त है, ये ऑफिस के कोलीग हैं, ये अकाउंटेंट है, ये एडवाइजर है, तो उन लोगों से बातचीत करेंगे। और उसके बाद कई बार बैंक अकाउंट भी कितने हैं परिवार को पता नहीं होता है। बिल्कुल होता है। पासबुक भी आजकल नहीं रख पाते हैं कई लोग, आजकल सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन का जमाना, तो पासबुक भूल गए। अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन का पासवर्ड ही नहीं बताया परिवार को, तो आपके कितने पासवर्ड है आपको खुद पता नहीं है। कम से कम एक एक व्यक्ति के 20, 25, 30 पासवर्ड हो गए हैं। आपके ईमेल का है 3 ईमेल आईडी के पासवर्ड हो गए, 3 बैंक अकाउंट हो गए, 2-4 पीएफ अकाउंट हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, एफडी हो गई, प्रॉपर्टी के भी आजकल ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो सबकी जानकारी नहीं होती है। तो हम बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकलवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर परिवार को पता है, नॉर्मली परिवार को पता ही होता है कि बैंक स्टेटमेंट है, चेकबुक मिल जाती है, तो वहाँ पे वो अकाउंट नंबर लेके जाएंगे, उनसे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे, उनका डेथ सर्टिफिकेट देंगे, तो उसके हिसाब से अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छा। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी हम ये जानकारी इकट्ठी करते हैं कि भाई ये पैसा गया तो कहाँ गया। अच्छा। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में कई बार नाम लिखा रहता है कि ये
HDFC लाइफ को गया, ये आपके मान लीजिए कि LIC को पैसा दिया गया, या ये इस बिल्डर को पैसा दिया गया, अच्छा। या ये गोदरेज के अंदर में कोई फ्लैट बुक किया किसी ने, या कोई लैंड वाले को डेवलपर को पैसा दिया गया, या किसी इंडिविजुअल को पैसा दिया गया, तो फिर उनसे परिवार से पूछी जाती है अच्छा, तो ये डिटेल आप निकलवा सकते हैं? ये कोशिश करी जा सकती है। अच्छा। और अगर किसी कारणवश ये जानकारी ना पता चले तो हम उनसे बैंक रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक को चिट्ठी लिखी जाए कि यह पेमेंट किसको दी गई। भी छोटे मोटे है तो कोई बात नहीं है, बड़ा ये पेमेंट है 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का कोई पेमेंट है, कई बार बैंकों की भी बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ से मैं इस चैनल के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वह बैंकों को ये निर्देश दें कि बैंक स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट डेबिट हो, जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका नाम वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ आप बैंकर क्या करते हैं, चेक पेड, तो कैसे पता चलेगा किसको दिया? आप 5 साल के बाद में थोड़ी याद रख पाएंगे। और तो और कितने लोग हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी जाए तो भी हो सकता है जानकारी मिल जाए। मुडली मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की 3 या 4% से ज्यादा पॉपुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती है। अच्छा। हर ट्रांजेक्शन की जानकारी वहां नहीं होती है, और उसी जानकारी के अभाव के कारण से आपको सुन करके हैरानी होगी, पूरी जनता को भी हैरानी होगी कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अनक्लेम्ड हो चुका है, या आज भी वो फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, या जो क्लेम करने वाले परिवार हैं वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सर, आज के टाइम में अगर हमें पूरी एक सुरक्षा अपनानी हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक हमने भी स्टेप लिया है, एक वेल्थ समाधान कार्ड बनाया है जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डिजास्टर एंड कंटिजेंसी देगा। अच्छा। और उसके साथ साथ में जब कभी भी जरूरत पड़ती है, अगर कोई कारण से ऐसी घटना दुर्घटना जो हमने जिक्र किया वह किसी परिवार के साथ अगर हो जाए, तो उसमें हमारी कंपनी उस तरह के लोगों को पैसा रिकवरी करने में मदद भी करती है। अच्छा। अब आप पूछेंगे कि ये जानकारी आपको कैसे पता चलेगी कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई? तो उसके लिए एक हमने सिस्टम बनाया कि हम रजिस्ट्रेशन करते समय 3 लोगों की जानकारी लेते हैं। अच्छा। मेंबर की, उसके वाइफ की या पिताजी की या भाई बहन की, की, और एक जो थर्ड पर्सन जो मैंने बताया जो उनके साथ उनके परिवार में नहीं रहता है। अच्छा। तो क्या होगा कि इनकेस कोई घटना दुर्घटना हुई और पूरे परिवार के साथ में घटना हो गई, तो वह थर्ड पर्सन बचा हुआ जो रहेगा उससे वह जानकारी इकट्ठी करी जा सकती है। अच्छा। और पैसे का हक जो होता है वो परिवार के सदस्यों का होता है, और या फिर सक्सेशन रूल्स के मुताबिक होता है, और अगर विल उस व्यक्ति ने बना रखी है तो उसके हिसाब से मिलेगा, और नहीं तो नॉमिनी को तो मिल ही जाता है पैसा। अच्छा, तो इस जो आपने कार्ड की बात करी है, इसके सर क्या क्या फायदे होंगे? इसके देखिए, पहले फायदे तो ये है कि एक व्यक्ति जब यहाँ पे जानकारी रखता है तो सारे निवेश की जानकारी रख सकता है। अलग अलग कॉलम के बनाए हैं, उसमें आप शेयर्स का अलग कॉलम है, पीएफ का अलग है, एफडी का है, म्यूचुअल फंड का है, प्रॉपर्टी का है, लोन का है, आपने कहीं छोटे प्राइवेट इक्विटी में स्टार्टअप में पैसे लगाए, हर एक कैटेगरी अलग अलग है। और एक ही में कॉलम में एक बुक्स, एक ही अकाउंट में भी आप पूरे परिवार का भी रख सकते हैं। अच्छा। कि मेरी 5 पॉलिसियां नंबर डाल दिया, इस ब्रांच से ली, ये मेरी एफडी नंबर है, इस ब्रांच से ली, ये मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे लगाया, वो सारी जानकारी वहाँ पे आप डाल सकते हैं। फोलियो नंबर भी डालेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि इसको अमाउंट को वहाँ पे मेंशन करा जाए। अगर किसी को लोन वगैरह दिया है तो लोन का तो देखिए कहीं और कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, तो अमाउंट लिखेंगे तभी पता चलेगा। और नहीं है तो आपने डेट लिख दिया कि 13 जनवरी 2017 को मैंने एसबीआई अकाउंट से इतने रुपए 7 लाख रुपए मेरे दोस्त अनिल पांडे को दिए, किसी को भी एग्जाम्पल के तौर पे आपने दिए, तो उसकी जानकारी से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के निवेश हैं उसके साथ में अनहोनी घटना हो जाती है, सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका लैपटॉप भी बर्बाद हो जाता है, और कोई भी डेटा नहीं बचता फायर फ्लड अर्थक्वेक के कारण से, तो वह खुद भी व्यक्ति वहां से ये जानकारी उपलब्ध करके लीगल रिकवरी कर सकता है, प्रोसेस फॉलो करके। जो आपका कार्ड दिया उस तरीके से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी वहां से निकाल लेगा। अब मान लीजिए कि आपने जिसका इन्वेस्टमेंट है वही नहीं बचा, और उसने जो नॉमिनी डाले थे परिवार के लोग वही नहीं बचे, तो वो जो तीसरे शख्स की जैसे आपने बात करी करीबी की, तो वो कैसे इस पर क्लेम कर पाएगा? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे परिवार को पता नहीं होता है, तो जब हम नाम और फ़ोन नंबर लेते हैं तो 3 आदमी का लेते हैं, और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी लेते हैं। अच्छा। तो उनको हमने रिकवरी पासवर्ड का सपोर्ट दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति के पास में जब हमारे यहाँ से मेल जाती है कि आप इसकी जानकारी
अपडेट करिए यहाँ पे। तो कोई व्यक्ति नहीं करता है तो एक बार नहीं करता है, 2 बार नहीं करता है, 3 बार नहीं करता है, तो चौथी बार 1 साल तक अब वेट करते हैं। अच्छा। उसके बाद उनको फोन करा जाता है तो वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, क्योंकि जब है ही नहीं तो कैसे उठाएगा। Obviously। तो फिर उसके दूसरे व्यक्ति को करा जाता है, दूसरा व्यक्ति भी फोन नहीं उठाता तो तीसरे व्यक्ति को फोन करते हैं। तब पता चलता है कि भाई साहब हमें तो पता नहीं इसके साथ कुछ हुआ, हम बोलते हैं भाई साहब ये आपके जिसका भी नाम है वो भाई साहब फोन नहीं उठा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे रामलाल पांडे जी फोन नहीं उठा रहे और संगीता पांडे भी फोन नहीं उठा रहे, उनकी पत्नी। तो उनके ब्रदर का नाम रमन पांडे है, तो रमन पांडे जी को फोन करा जाता है तो बोलते हैं भाई साहब उनके घर में आग लग गई थी, ऐसी दुर्घटना हो गई और कोई भी नहीं बचा। तो अब वो पैसे की जानकारी हमारे यहाँ पे जो उस व्यक्ति ने रखी है वो आप ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इंक्रिप्शन के इनक्रिप्ट हुआ, हमें भी उसकी जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति के निवेश जो है 2 लाख रुपए है कि 10 लाख है कि 2 करोड़ अच्छा, रुपए आपको है, भी 20 करोड़ जानकारी रुपए। नहीं, हम नहीं देखे, वो कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा। वो इनक्रिप्टेड है, सिर्फ उसको ही है कि परिवार वाले को ही। तो वह व्यक्ति वहां पे पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट डालेगा तो उनके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा। उस पासवर्ड को लॉगिन आईडी डाल करके जब लॉगिन करेंगे तो वहां से वो जानकारी निकाल लेंगे। अब वो सुन करके हैरान होगा, अरे मेरे भैया के तो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, मुझे तो सिर्फ 3 करोड़ की जानकारी थी, 2 करोड़ का तो मुझे पता ही नहीं था कि एक दोस्त के साथ में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, एक कंपनी मतलब वो सारी इन्वेस्टमेंट उनके पास चली जाएगी। वो जो जानकारी चली जाएगी, जानकारी जाएगी। ठीक है। लेकिन जानकारी जाने से नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट का जो हक होता है वो उनके परिवार का होता है जी। अब मान लेते हैं अगर उनका एक बेटा बच गया तो बेटे को मिलेगा, अगर उनकी वाइफ बच गई तो वाइफ और बेटे दोनों को मिलेंगे, अगर उनके पिताजी भी हैं तो उनको भी हक मिलेगा। अच्छा, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है फिर? तो इसका प्रोसेस ये होता है कि हम देखते हैं कि विल अगर बनाई है तो विल के मुताबिक होगा, अगर विल नहीं है तो सक्सेशन का रूल्स है, गवर्नमेंट का सक्सेशन एक्ट है, उसके हिसाब से फिर सक्सेस सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो उसमें सक्सेस सर्टिफिकेट के अंदर में जो जानकारी उपलब्ध हुई हमारे कारण से उस जानकारी का उसमें रेफरेंस दे दिया जाता है। अच्छा। और उसके हिसाब से विल बन जाती है। तो जिसका जितना हक होता है, पिताजी का हो चाहे वाइफ का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे भाई का हो। और सक्सेशन में ये भी है कि अगर पिताजी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तब उसके बाद में उनके सेकंड लेयर के जो लोग होते हैं, उनके चाचा का बेटा हो, चाहे मासी का बेटा हो, चाहे बुआ का हो, चाहे ससुराल वाले हो, उनका हक भी आता है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में आती है? कानून के दायरे में ही होगा जो भी होगा, क्योंकि पैसे हम तो देने वाले हैं नहीं, पैसे तो जहां निवेश हुए वहां से उनको वो पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने एक म्यूचुअल फंड लिया, यूटीआई में पैसे लगाए, तो यूटीआई पैसा देगा। अच्छा। यूटीआई के अंदर में तो उस इंडिविजुअल का नाम आ रहा है, जैसे हमने नाम लिया कि एक रामलाल पांडे का नाम लिया, तो रामलाल पांडे का हक जो है, अगर नॉमिनेशन है, उसके वाइफ का नाम है तो संगीता पांडे को मिलेगा। संगीता पांडे भी नहीं है तो फिर अगर उनकी वसीयत है तो उसके मिलेगा, अगर वसीयत नहीं है तो सक्सेशन रूल्स के हिसाब से जो उनके फादर हैं या मदर हैं, जो भी बच्चे हैं या कोई भी ब्रदर हैं, तो उनका रूल बनेगा, उसके हिसाब से वो पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, तो सर आपने आज सारी जानकारियां दी है कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। हाँ जी। और कैसे किसी इंसान के जाने के बाद कैसे वो पैसा उनको परिवार वालों को भी मिल सकता है, उनके लिए भी ये फायदे वाली चीज रहेगी। तरीके से तो लॉटरी जैसी हो गई कि भी आप जिस परिवार की जानकारी के अभाव में जो लाखों करोड़ रुपया, लगभग मैंने 5 लाख करोड़ तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट का बताया है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी जोड़ दें, लोन अमाउंट जोड़ दें, तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, ये 50 लाख करोड़ तक की फिगर पहुंच जाएगी ये फिगर। तो बेसिकली सर ये लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ अच्छी है कि लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी हो और वो चाहें कि अपने परिवार वालों को भी ये जानकारी दें, तो बेशक उनको पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। फिलहाल के लिए फाइनेंस फॉर्मूला में फिलहाल इतना ही। सर आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। आप देखते रहिए जी न्यूज़।